नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है 67th बीपीएससी पीटी के दृष्टिकोण से, क्योंकि दोस्तों अब टाइम जो है बहुत कम बचा है, तो हम उस टॉपिकों पर बात करेंगे जहां से बीपीएससी प्रश्न पूछते आ रही है और जहां से प्रश्न 67th बीपीएससी पीटी में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बीपीएससी पीटी में 20 से 22 प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से रहते हैं। तो आज का जो सेशन है अभिषेक सिविल सर्विसेज के द्वारा, ये सेशन आपके स्कोर में 20 से 22 प्रश्न जो है आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। यदि आपने इतना टॉपिक कर लिया तो आपके लगभग 22 में से 18 से 20 प्रश्न जरूर सही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन टॉपिकों पर जो बीपीएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि आधुनिक भारत का इतिहास का जो सिलेबस है वो काफ़ी व्यापक है और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्त, क्या नहीं पढ़ना है। तो आज इस कड़ी में हम बात वही करेंगे जहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछ रही है। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों, यदि आपने इन 12 टॉपिक को, आज हम 12 टॉपिक पे बात करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास के 12 टॉपिक पे, और यहीं से आपको प्रश्न 67th पीटी में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है यूरोपियन कंपनी का आगमन। पहला टॉपिक क्या है दोस्त? यूरोपियन कंपनी का आगमन। तो यूरोपियन कंपनी का आगमन को दोस्त आपको अच्छे से तैयार करना है। ये टॉपिक भी बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोपियन कंपनी का आगमन जब पढ़िए दोस्त, तो आप इसमें यह ध्यान रखिए, यूरोपियन कंपनियों के आगमन का क्रम, उनके कंपनी का स्थापना का क्रम, पुर्तगाली को पढ़िए, डच को पढ़िए, डेनिश, अंग्रेज, फ्रेंच, जिसे भी पढ़िए, वो कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित किए, ये आपको ध्यान में रखना है। उनका योगदान क्या रहा भारत में, ये ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये सब कब हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका नेतृत्व कौन किया, किस संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। और जब भी कोई युद्ध पढ़िए तो उसको आप एक कॉपी पे अपने नोटबुक में एकदम सिलसिलेवार ढंग से लिख लीजिए कि यदि वहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। जैसे आप प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे हैं तो उसमें कारण उसका क्या था, कब हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया, फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत एक युद्ध अंबुर का युद्ध हुआ, वो कब हुआ, उसका कारण क्या रहा, उसका परिणाम क्या रहा, इस ढंग से आपको पढ़ना होगा। पुर्तगालियों की देन क्या थी, पुर्तगालियों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं क्या थी, डच का योगदान क्या था भारत में, उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं क्या थी, कार्टेज पद्धति क्या है, कार्टेल पद्धति क्या है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे और हम आधुनिक भारत के इतिहास पर एक मास्टर वीडियो भी आप लोग के लिए लेकर आएंगे रिवीजन के रूप में। बहुत सारे दोस्तों का मांग था कि आधुनिक भारत के इतिहास पर एक वीडियो लाया जाए, तो हम जरूर लाएंगे दोस्त। दूसरा टॉपिक है आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ। यहाँ से भी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ पढ़ने वक्त आपको राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ को अच्छे तरह से कवर करना है। इसका राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक और प्रशासनिक, तीनों दृष्टिकोण इसका आपको करना है अच्छे से। नेक्स्ट आप देखिए, जनजातीय किसान आंदोलन, तीसरा टॉपिक है। जनजातीय किसान आंदोलन में आपको देखना है, इसमें वो आंदोलन को आपको अच्छे से देखना है जो बिहार और झारखंड से संबंधित हो, बिहार और
झारखंड से संबंधित हो, और खास के बिहार इसका क्या प्रभाव पड़ा। जनजाति किसान आंदोलन आप पढ़िए तो वह आंदोलन कब हुआ, इसका कारण क्या था, उसका नेतृत्व कौन किया, और इससे कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आप पढ़िए तो इसमें खासकर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़िए तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय को भारत में या भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी बनाती है कि आधुनिक भारत का पहला महान नेता या नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। तो इस ढंग से आपको एक चार्ट आपके नोटबुक में होना चाहिए। फिर आपको राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। तो ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आपको रखना चाहिए अच्छा से अपने नोटबुक में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़िए तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि इनकी विद्वता के कारण ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम विधवा विवाह जो था दोस्तों, उसको कानूनी मान्यता दिलाने में थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। तो इस ढंग से आपको कोई भी टॉपिक को पढ़ना है। उसी तरह थोड़ा सा प्रार्थना समाज को देख लिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी को देख लिए, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इस ढंग से आपको हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा देख लेना। शारदा एक्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए आप 1857 की क्रांति। दोस्तों 1857 की क्रांति पीटी और मेंस दोनों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। तो 1857 की क्रांति को खास करके 1857 ईस्वी की क्रांति में बिहार का योगदान, बिहार पर प्रभाव, और बिहार के कौन कौन से नेता 1857 की क्रांति में सम्मिलित थे, इसको विशेष रूप से आपको देखना चाहिए। तो 1857 की क्रांति जब आप पढ़ें तो इसमें ये देखना चाहिए कि वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ का नेतृत्व किए। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का केंद्र कौन कौन सा जिला रहा, कौन कौन सा क्षेत्र रहा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में यहाँ रखना पड़ेगा। और इस ढंग से यदि आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत के इतिहास से ना के बराबर छूटेगा। तो इस तरह आपको हर टॉपिक को तैयार करना है। जिससे 1857 का विद्रोह आप पढ़ रहे हैं तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण क्या थे, इसका तात्कालिक कारण क्या था, विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन किया, लखनऊ में नेतृत्व कौन किया, कानपुर में इसका नेतृत्व कौन किया, झांसी में इसका नेतृत्व कौन किया, जगदीशपुर बिहार में इसका नेतृत्व कौन किया, और इस विद्रोह का दमन उस क्षेत्र में कौन कौन किया। उसी तरह इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली, मथुरा, गोरखपुर, ये सब जो केंद्र था, इस विद्रोह का नेतृत्व इस केंद्र पर किसने किया और विद्रोह का दमन किसने किया। फिर आपको ध्यान रखना इसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित विचार, जिसे किसी ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह बताया। तो यह 1857 ईस्वी के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा, तो लॉरेंस एवं सीले ने। किसी ने कहा कि यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। किसने यह बात बोला, तो हुरोज ने बोला था दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो इस ढंग से आपको दिमाग में फिट करना है बातों को। फिर 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे आपको अच्छे से याद करना है। जैसे आप जब 1857 की क्रांति पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना जो है अजीमुल्ला खान ने की थी, और जो इस प्रकार थी दोस्तों, उनकी बोले थे वो कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा।
तो इन सभी बातों का उल्लेख हुआ है दोस्तों। तो ये सब जो फैक्ट है उसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसी तरह हम आपको बताएं जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो जब जनजातीय विद्रोह पढ़िए, किसान विद्रोह पढ़िए, आदिवासी विद्रोह पढ़िए, तो उसको एक अलग अलग विद्रोह को अलग अलग पार्ट में बांट लीजिए अपने नोटबुक में। किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, इस ढंग से। और जब उसको पढ़िए तो उसका वर्ष कब था, नेतृत्व कौन किया, कारण क्या था, क्षेत्र क्या था और उसका परिणाम क्या हुआ। जैसे सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया, इसका कारण क्या था और इसका विशेष कुछ अगर विशेष तथ्य है, विशेष फैक्ट है तो उसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस ढंग से आप अगर पढ़ाई कीजिएगा तो आपका जो प्रश्न है लगभग प्रश्न आप बनाने की स्थिति में होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, क्रांतिकारी गतिविधियाँ। क्रांतिकारी गतिविधियाँ में भारत के अंदर और भारत के बाहर दोनों जगह आपको देखना है कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो है भारत के बाहर क्या हुई, भारत के अंदर क्या हुई, ये दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको इस ढंग से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो क्रांतिकारी आंदोलन में, यदि आप क्रांतिकारी आंदोलन में प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात करें तो उसमें आपको देखना है व्यायाम मंडल की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने किया, अभिनव भारत की स्थापना किसने किया, कहाँ हुई। इसी तरह बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया, अनुशीलन समिति से संबंधित कौन कौन थे। उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में भारत माता समिति की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना किसने किया, कब किया और कहाँ की, और इससे संबंधित व्यक्ति जो हैं उनके बारे में भी आपको दिमाग में बातें को रखना है। इसी तरह विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड में, लंदन में जनवरी 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। तो इंडिया होम रूल लीग की जो स्थापना की तो उसका प्रमुख पत्र क्या था, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, जिसको निकालना वहाँ से प्रारंभ किए। तो इस ढंग से आपको दिमाग में रखना है। उसी तरह पेरिस में ब्रिटिश का हाउस ऑफ कॉमन्स, इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठा और इस स्थिति को समझते हुए श्याम जी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन छोड़कर कहाँ आ गए थे, पेरिस आ गए थे। और पेरिस में श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी जो थी मैडम भिखाजी कामा थी, और इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया और 1907 में स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और यहीं पर इन्होंने भारत में ब्रिटिश शोषण पर भाषण दिया और यहाँ पर इन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जिसका रंग कैसा था, हरा, पीला और लाल। तो इस ढंग से दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है यहाँ से कि स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा को किसने फहराया, उस झंडा का रंग का कलर कौन कौन सा था। उसी तरह अमेरिका में गदर आंदोलन, तो उसके गदर दल के संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना कब हुआ, किस नगर में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके सचिव कौन थे, गदर आंदोलन से संबंधित जो पत्रिका निकाली गई वो किस भाषा में थी। इसी तरह आगे आप जब पढ़िएगा तो कामागाटा मारू कांड, तोसा मारू कांड, अंतरिम सरकार, इस सब के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर द्वितीय चरण की क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हम बात करें तो उसमें आपको ध्यान रखना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ये सब जो टॉपिक है दोस्तों इसको आप नोट करते हुए चलिए। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जब आप पढ़िए तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1924 में। कहाँ हुई, तो कानपुर में। किसने किया या किसके नेतृत्व में हुआ, तो सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, फिर आपको यह पता होना चाहिए कि काकोरी षड्यंत्र केस, नौजवान भारत सभा, सॉन्डर्स हत्याकांड और इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना हो, या चटगांव रिपब्लिकन आर्मी की बात हो, या माइकल और डायर हत्याकांड की बात हो, तो ये सभी बातों को आपको दिमाग में फिट रखना है दोस्तों। फिर कुछ फैक्ट होते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित, जिसे चापेकर बंधुओं को पुणे के किस जेल में फांसी दी गई थी, तो यरवदा जेल में फांसी दी गई थी। इस सब फैक्ट को आपको दिमाग में रखना चाहिए। फिर आपको दिमाग में रखना चाहिए, जैसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि सॉन्डर्स पर पहली गोली किसने चलाई थी, तो पहली गोली जो है दोस्तों राजगुरु ने चलाई थी। तो
तो इस ढंग से आपको क्रांतिकारी गतिविधियां के टॉपिक को तैयार करना है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से रहता है दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अधिकांश प्रश्न आपका यहीं से देखने को मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमें क्या देखना है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों खास करके गांधी के बारे में, दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में आपको अच्छे ढंग से करके जाना है। और आप कुछ ही दिन ही पहले 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी मनाए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आपको गांधीवादी चरण को अच्छे से करके जाना है दोस्तों। गांधीवादी चरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी ढंग से आपको राष्ट्रीय आंदोलन को तैयार करना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्त कि राष्ट्रीय आंदोलन आपको मालूम होना चाहिए कब, 1885 से 1947। और मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़िए दोस्तों तो विशेष रूप से आप बंगाल के विभाजन से 1947 तक का जो इतिहास है इसको अच्छे ढंग से कीजिए। 60 से 70% प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा, बंगाल के विभाजन से, अर्थात 1905 से 1947। इसको आप अच्छे से कीजिए। तो जब आप राष्ट्रीय आंदोलन को तैयार कीजिए तो आप इसमें ये देखिए कि कांग्रेस के उदय से पहले की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी और उसका स्थापना कब हुआ, उसका संस्थापक कौन थे, उसका उद्देश्य क्या था और उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था। जिसे आप लैंड होल्डर सोसाइटी, आप जानते होंगे कि लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो बीपीएससी से आपसे क्वेश्चन पूछ देगी कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी, तो आप गड़बड़ा जाइएगा क्योंकि आपने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों आपको फैक्ट पे नज़र रखना है। इसी तरह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मुखपत्र जिसका हिंदू पेट्रियाट, फिर इसका स्थापना वर्ष, स्थान, संस्थापक या पदाधिकारी, उद्देश्य और महत्वपूर्ण कार्य आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो या बॉम्बे एसोसिएशन हो या लंदन इंडिया कमेटी हो या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो या पूना सार्वजनिक सभा, इंडिया सोसाइटी, इंडिया लीग, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, नेटिव प्रेस एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इन सब के बारे में कम से कम ये जो 16 संस्था हम बताए आपको, इसका स्थापना कब हुआ, स्थान किस स्थान पर हुआ, इसके संस्थापक या पदाधिकारी जो इससे संबंधित है, इसे इसका उद्देश्य क्या था और इससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। उसी तरह फिर अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़िएगा तो कांग्रेस के उदय में जो सहायक कारक, जैसे दिल्ली दरबार कब हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में, सिविल सर्विसेज में उम्र घटाना, तो कब घटाया दोस्तों, 1877 में ब्रिटिश सरकार सिविल सर्विसेज में उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था, तो 19 वर्ष कर दिया गया था। और इसी में भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा हुआ और इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरोध में सिविल सर्विस आंदोलन भी चलाया। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। उसी तरह आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, फिर आप आगे आ जाइएगा कांग्रेस की स्थापना। तो फिर कांग्रेस की स्थापना जब आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। जिसे आप देखेंगे कि एनी बिसेंट जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कांग्रेस की योजना बनाई, ये एनी बिसेंट बोलती है। बिमल चंद्र बनर्जी बोलते हैं कि कांग्रेस वायसराय डफरिन का मस्तिष्क की उपज थी कांग्रेस। तो कथन जो है, कथन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कांग्रेस के बारे में किसने क्या बोला, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस ढंग से आपको कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके महासचिव कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, इस ढंग से आपको हर चीज़ को याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ग्लैडस्टन थे। भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। मुंबई के गवर्नर उस समय कौन थे, बम्बई के, तो लॉर्ड रे। इस ढंग से आपको पढ़ना होगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित जो फैक्ट है, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, द्वितीय कहाँ हुआ, तृतीय कहाँ हुआ, उससे संबंधित जो उपलब्धियाँ हैं, जैसे कुछ अधिवेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे अमृतसर का अधिवेशन जो 1919 में हुआ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में,
और इसी अधिवेशन के बाद कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन 1920 में बुलाकर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन करने की पुष्टि की थी। तो ये सब जो है आपको दिमाग में रखना होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को भी आप अच्छे से कीजिए और एक चार्ट बनाकर कीजिए कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे और उससे संबंधित उपलब्धियाँ। अगर इस ढंग से आप किए दोस्त तो आपका प्रश्न ना के बराबर ही छूटेगा। फिर आप थोड़ा देख लीजिएगा कांग्रेस में प्रथम, जिसे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन जिसे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो जॉर्ज यूले। इस ढंग से आपको क्वेश्चन को तैयार करना है। फिर कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण कथन जो है, जैसे किसी ने बोला कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने बोला तो लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कथन किसका है तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। इसी तरह 10-12 कथन है जिसे आपको अच्छे से करना होगा। और अभिषेक सिविल सर्विसेज एक BPSC 67th PT को देखते हुए आधुनिक भारत के इतिहास पर एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो लेकर आएगी और लगभग प्रश्न उस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा दोस्त BPSC 67th PT में। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साह भी बढ़ा रहे और आपके लिए हम नया नया एपिसोड लेकर आवें जिससे आप BPSC 67th PT में 110+ स्कोर कर सकें। जितना भी टॉपिक बता रहे हैं दोस्त, हर टॉपिक को हम समेटेंगे उस वीडियो में। एक मास्टर प्लान बनाकर हम आपके लिए लाएंगे हर सब्जेक्ट पे। सिर्फ आप अपना योगदान दीजिए और लाइक सब्सक्राइब का घंटा इतना जोर से दबाइए कि इसकी आवाज़ जो है उस ग्रामीण पृष्ठभूमि के हर बच्चे के पास जाए जिसके पास संसाधन के अभाव के कारण वो पटना नहीं आ सकते हैं, तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब का जो घंटा है उसे अच्छे से दबाएं ताकि अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके लिए नया नया एपिसोड लेकर आते रहे। तो उसी तरह आपको कुछ प्रमुख यूरोपियन जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, जिसे जॉर्ज यूले, विलियम एडर्बन, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कार्टन, एनी बिसेंट, कब किया, कहाँ किया, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर कांग्रेस का प्रथम चरण का आंदोलन उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 ईस्वी। फिर हम आपको बताए ही कि 1905 से 1947 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गर्मपंथी चरण जो है, उग्रवादी चरण जो है। तो उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता कौन कौन सा थे ये आपको ध्यान में रखना है। उदारवादियों की उपलब्धियां क्या थी, कांग्रेस के प्रथम चरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। जैसे मुंबई अधिवेशन में ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रैडला भी सम्मिलित हुए थे। फिर आप देखेंगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि मद्रास अधिवेशन में पहली बार गैर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग भी शामिल हुए और इसमें 95 किसानों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो इसी तरह आप गर्मपंथी चरण को भी पढ़िए। गर्मपंथी चरण 1905 से 1919, इसमें करजन के क्या क्या कारनामे थे इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर थोड़ा सा उदारवादी और गर्मपंथियों में थोड़ा सा अंतर तुलनात्मक अध्ययन करके आपको देख लेना, हल्का सा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। फिर गर्म दल के नेता जिसे लाल बाल पाल के बारे में आपको देख लेना है। उसी तरह बंगाल विभाजन, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को आपको अच्छे से देख लेना है दोस्तों। दिल्ली दरबार, कांग्रेस विभाजन और नरम दल एवं गर्म दल के बीच जो दूरी बढ़ाने वाले कारक थे उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, थोड़ा सा देख लेना है। और फिर युद्ध काल में कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन, इसको भी आपको देख लेना है। कांग्रेस मुस्लिम पैक्ट, फिर होम रूल आंदोलन, तिलक की होम रूल लीग, एनी बेसेंट की होम रूल लीग, थोड़ा सा तिलक के बारे में देख लेना है। उसी तरह क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बता ही दिए दोस्तों कि विदेशी में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, द्वितीय चरण की क्रांतिकारी आंदोलन। और फिर कांग्रेस आंदोलन का जो तीसरा चलन है 1919 से 1947, 1919 से 1947, जिसे गांधीवादी चरण भी बोलते हैं। तो इसमें गांधी युग में आपको महात्मा गांधी के बारे में देख लेना है। महात्मा गांधी के पुस्तकें व पत्र जो है किस भाषा में लिखी गई
ये सब देख लेना है। महात्मा गांधी से संबंधित विशिष्ट तथ्य को देख लेना है, जिसे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कब की गई, तो 1934 में। गांधी जी बोअर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कब की थी, तो 1899 ईस्वी में। इस ढंग से थोड़ा आप देख लीजिएगा। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र गांधी जी कहाँ से निकालना प्रारंभ किए और कब, तो दक्षिण अफ्रीका से 1903 ईस्वी में। इसी तरह गांधी जी के भारत में सत्याग्रह संबंधी प्रयोग, जैसे चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, खेरा आंदोलन, रौलेट एक्ट, ये तो गांधी जी के संबंधित कौन कौन सा आंदोलन हो गया, चंपारण, अहमदाबाद और खेरा। फिर थोड़ा सा रौलेट एक्ट के बारे में देख लीजिएगा, 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर तहकीकात कमेटी जो बनी थी, हंटर कमेटी, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1920 से 22, चौरा चौरी कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वराज दल, साइमन कमीशन, गांधीदास पैक्ट। और साइमन कमीशन के सदस्य कौन कौन से थे, वो किस पार्टी से थे। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के बारे में देख लीजिएगा। फिर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई उसके बारे में देख लेना है। ट्रेड यूनियन, उसी तरह कारखाना अधिनियम 1881, 1891, 1911, 1922, 1934 और 1944 जो कारखाना अधिनियम है उसके बारे में हल्का हल्का देखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग, दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दल व उनके प्रतिनिधि कौन कौन थे, पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, इस सबको आपको देख लेना है। श्वेत पत्र, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, 1937 का प्रांतीय चुनाव, अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, CR फार्मूला 1944। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनी समानांतर सरकारें, भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने वाले दल कौन कौन थे, आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। और प्रमुख नारे, जिसे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक के बारे में देख लीजिएगा। जैसे इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता। उसी तरह भारत भारती तो मैत्री शरण गुप्त। इस ढंग से आप थोड़ा देख लीजिएगा। नौसैनिक विद्रोह, बेवेली योजना, अंतरिम सरकार का गठन, एटली की घोषणा, और फिर अंत में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी पे थोड़ा सा देख लेना है। और इस तरह से आपका लगभग मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक जो है दोस्त कवर हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन जो है छूटने की कहीं से संभावना ही नहीं बनती है। और फिर गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वाइसराय, इसको अलग अलग चार्ट आप बनाकर देख सकते हैं। फिर आप श्रमिक आंदोलन को अच्छे से देख लीजिए, इसकी भी चर्चा हम आगे कर दिए। कांग्रेस अधिवेशन, विभिन्न संस्थाएं या संगठन, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। पत्र पत्रिका, समाचार पत्र और पुस्तक। अगर इन टॉपिकों को आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका 20 से 22 क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछती है उसमें 18 से 20 क्वेश्चन आप करने में पूरी तरह आश्वस्त रहिएगा दोस्त। इसलिए आप लोग आज से अपनी तैयारी को थोड़ा सा बदलिए और A, B और C ग्रुप में बांटिए अपनी तैयारी को। A, B और C जो टॉपिक बीपीएससी पीटी के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे स्टार मार के A में रखिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को B में रखिए और सबसे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक को C में रखिए। तो दोस्तों अब हम अपने सेशन को यहीं बंद करते हैं और आगे भी हम आपके लिए नए नए सेशन लेकर आते रहेंगे और हर सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी पे हम दोस्त बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोग अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अभिषेक सिविल सर्विसेज प्रतिदिन आपके लिए कुछ नया सेशन लेकर आए और जिससे आप लोग अपनी तैयारी को एक सही दिशा और गति दे सके। तो दोस्तों बहुत जल्द ही अभिषेक सिविल सर्विसेज आप लोगों के मांग पे आधुनिक भारत के इतिहास पर एक मास्टर वीडियो कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास, जिससे लगभग बीपीएससी 67वीं पीटी
से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके हर डायमेंशन को हम कवर करेंगे दोस्त। तो बहुत जल्द हम उस सेशन के साथ भी आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।